अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हार्ट अटैक पे है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं: मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एनस्टेमी जिसे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई भी कहते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना। बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों को होती है, कैसे अफेक्ट करती है हार्ट को और बाकी जिस्म को, पैथोफिजियोलॉजी डायग्नोज कैसे करते हैं, ईसीजी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और एक दफ़ा ठीक होने के बाद प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सकें। ये वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो चीज़ें हमने हार्ट से रिलेटेड पढ़नी है वो डिवाइड होती हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में और दूसरी होंगी वैल्वुलर में। तो अब हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं। इस्कीमिया क्या है? हार्ट के अंदर से ही अयोटा निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ब्लड इज पुश्ड इनटू द अयोटा और अयोटा ही की वेसल्स हैं, ब्रांचेस हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वेसल है ये कॉरोनरी वेसल कहलाती है। अब इस वेसल को अगर मैं थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दूं, अगर थ्रोम्बस की वजह से इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल। तो जो मसल है उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम होती है इस मसल को तो हो सकता है कि एट रेस्ट कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर एक्सर्शन पे डिमांड बढ़ जाए किस चीज की? ऑक्सीजन की। ब्लड ने बेसिकली तो ऑक्सीजन ही पहुंचानी है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी या कम पहुंचेगी तो मरीज को पेन होगा। क्यों डिमांड कम है? इस्कीमिया है। इस्कीमिया का क्या मतलब क्या होता है? डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई लीड्स टू पेन। अब वो पेन जो सिर्फ एक्सर्शन पे हो वो एंजाइना कहलाता है। पूरा नाम है स्टेबल एंजाइना। पेन ऑन एक्सर्शन इज कॉल्ड एज स्टेबल एंजाइना। यहाँ पर गौर कीजिए, ये प्लाक है, इसको प्लाक कहते हैं। इसमें प्लाक स्टेबल है। अगर एक ऐसा मरीज है जो एक्सर्ट नहीं कर रहा, इस प्लाक में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट से बनता है, ये एब नॉर्मल हो जाए, ब्लीड कर जाए, रप्चर कर जाए। अब नोट करो कि इस क्लॉट ने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है ल्यूमेन को। अब जब ब्लड कंप्लीटली ब्लॉक हुआ है तो ब्लड सप्लाई तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो दिस पेन विल बी एट रेस्ट, क्योंकि उसको एक्सर्शन की जरूरत नहीं पड़ी, वो एट रेस्ट ही हुआ कि प्लाक गड़बड़ हो गया तो पेन एट रेस्ट हो गया उसको। इसे कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल क्या चीज अनस्टेबल है? असल में ये प्लाक है जो अनस्टेबल हो गया। स्टेबल और अनस्टेबल तो मैंने समझा दिया कि प्लाक स्टेबल है, प्लाक अनस्टेबल है, ये फर्क हो गया। व्हाट एल्स? इसके अलावा ये है कि पेन
एक्सर्शन पे है, पेन रेस्ट पे है। ये मेजर फ़र्क है। आई होप ये बात आप लोग समझ पाए हैं। दोनों एंजाइनास ही हैं, स्टेबल वाला भी, अनस्टेबल भी। क्योंकि पेन यूजुअली गोज़ अवे विदिन 30 मिनट्स। आधे घंटे के अंदर-अंदर पेन खत्म हो जाता है, विद या विदाउट मेडिसिन्स। अब ये मसल ऐसा है, ये मसल की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल की बात कर रहे हैं, कि अगर ब्लड सप्लाई मोर देन 30 मिनट्स ब्लड सप्लाई इज लॉस्ट, ब्लड सप्लाई खराब होती है, खत्म होती है, तो सेल्स की डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो सप्लाई का बहाल होना दोबारा से ज़रूरी है। अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई है तो मोर देन 30 मिनट्स में मरीज़ के सेल्स नेक्रोस हो जाएँगे, डाई आउट हो जाएँगे, एमआई हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की खास बात ईसीजी में क्या है, अभी देख लेते हैं। पी वेव, टी वेव और ये नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। हमारे मरीज में एस और टी का जो सेगमेंट है उसमें फर्क पड़ेगा। ये बेसलाइन से यहाँ तक ऊपर चला गया है। इसे कहते हैं एस टी एलिवेशन। एस टी एलिवेशन शो कराती है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को। जो वक्त गुजरेगा, ये थी क्यू वेव। जो वक्त गुजरेगा ये वेव थोड़ी डीप होती जाएगी और एस टी एलिवेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अब एस टी तकरीबन नॉर्मल हो गया है, मगर ये वेव जो है, ये क्यू वेव हमें नज़र आ रही है। इट शोज ओल्ड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। चूंकि हार्ट एक क्यूबिकल नुमा चीज़ है, उसकी वॉल्स हैं, लैटरल वॉल, इंफीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल। तो हमें ये कैसे पता चलता है ईसीजी में? लीड्स से। लीड 1 और एवीएल में अगर एसटी एलिवेशन है तो वो लैटरल वॉल एमआई कहलाता है। 2, 3 एवीएफ में है तो ये इंफीरियर वॉल एमआई कहलाता है। V1 और V2 सेप्टल वॉल एमआई कहलाता है। ये सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कहते हैं। V5 V6 हाई लैटरल को कहते हैं। V3 V4 एंटीरियर को कहते हैं। ये लीड्स याद हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वॉल में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रही है। कोई सवाल? अभी बार नो क्वेश्चंस बेटे। जी सर, नहीं है। अब कंपेयर करने के लिए एंजाइना की बात करने लगा हूँ। अब क्या हुआ है, टी वेव इन्वर्ट हो गई है। दूसरे मरीज में क्या हुआ है, अब ये देखो कि ये नीचे चला गया है एसटी सेगमेंट, तो वहां पर एसटी एलिवेशन था, तो ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। टी वेव इन्वर्जन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, यानी ये एलिवेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो एंजाइना में ये दोनों पिक्चर्स मिल सकती हैं। लीड्स वैसे ही रहेंगी। एंजाइना लैटरल वॉल का एमआई की जगह एंजाइना लिख देंगे। इंफीरियर, सेप्टल, हाई लैटरल और एंटीरियर। अब एक टेक्निकल बात समझाता हूँ। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में कार्डियक एंजाइम्स रेज्ड होंगे, चाहे वो ट्रोपोनिन
टी या ट्रोपोनिन आई हो या क्रेटिनिन काइनेज हो, एम बी आइसोफॉर्म है इसकी। तो कार्डिक एंजाइम्स क्या मिलेंगे जी? रेज्ड मिलेंगे। एंजाइना में कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल मिलेंगे। ये आसान है समझना, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेंगे फिर जरूरी है। एम आई में कार्डिक एंजाइम्स क्या है? रेस्ट है। एंजाइना में कार्डिक एंजाइम्स क्या है? नॉर्मल है। एक और किस्म का दरमियान में एक नई कैटेगरी बनाई गई है जो कंप्लीट एम आई नहीं है और कंप्लीटली एंजाइना भी नहीं है। मतलब वो एक ऐसा एम आई है जिसमें एसटी एलिवेशन नहीं है। उसका नाम क्या है जी? नॉन एसटी एलिवेशन एम आई। हालांकि मैं कह चुका हूं कि प्रॉपर एम आई में एसटी एलिवेशन होना मस्ट है, तो उसके पहले नाम में ही गड़बड़ आ गई है कि वो नॉन एसटी एलिवेशन है मगर एम आई है। नॉन एसटी एलिवेशन का क्या मतलब है कि या टी वेव इन्वर्जन है या एसटी डिप्रेशन है। तो टी वेव इन्वर्टेड है या एसटी डिप्रेस्ड है, ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली कि एम आई की एलिवेशन नहीं है। तो एंजाइना की खास बात क्या है कि ये दोनों चीजें तो इसमें भी मौजूद थी। अभी कौन सी ऐसी चीज है जो इसको नॉन स्टेमी बनाएगी, एंड स्टेमी बनाएगी, जो कि एंजाइना में ये दोनों चीजें तो एंजाइना में थी, तो हम ऐसे एंजाइना ही कह देते। बात समझ पा रही कि नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई। व्हाट अबाउट कार्डिक एंजाइम्स? यहाँ रेज्ड होंगे, कार्डिक एंजाइम्स यहाँ नॉर्मल होंगे। तो कार्डिक एंजाइम्स इन एन स्टेमी क्या होंगे? रेज्ड होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड, मगर देखो यहां से कंपेयर करें कि कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल नहीं है एंस्टमी में, बल्कि रेज है, लाइक एन एम आई। और एम आई में एस टी एलिवेशन होती है, यहाँ पर एस टी एलिवेशन नहीं है। यहाँ पर टी वेव इन्वर्जन होती है, एस टी डिप्रेशन होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरमियान में एक कैटेगरी बनाई गई है एनस्टेमी की। इसका पूरा नाम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम रखा गया है। इसको पढ़िएगा, फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मरीज पेन के साथ आएगा। जब मरीज एडमिट होता है या आपके पास आता है, एंजाइना की बात कर रहा हूं, तो आप उसकी ईसीजी कराते हैं, कार्डियक एंजाइम्स कराते हैं, फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज करा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। पेन है उसको, आप उसको पेन रिलीफ करते हैं, पेन किलर से कर सकते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं, सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है? वेजो डायलेटर है, स्पेसिफिकली कॉर्नरी आर्टरीज को डायलेट करती है। इसका मतलब है कि ये ब्लड सप्लाई को बेहतर कर देगी। पहली मेडिसिन।
दूसरी मेडिसिन आप क्या देते हैं? एस्पिरिन देते हैं। ये प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देगी। इसका मतलब है कि जो प्लाक है, उसको मज़ीद बनने नहीं देगी, बढ़ने नहीं देगी, बल्कि ब्लड को थिन कर देगी, ताकि मज़ीद प्लेटलेट्स इकट्ठे ना हों। अगर आपको ईसीजी में कन्फर्म हो गया, कार्डियक एंजाइम्स में कन्फर्म हो गया कि मरीज़ को एंजाइना ही है या एसीएस ही है, तो आप उसे आईवी नाइट्रेट्स दे सकते हैं, ताकि सबलिंगुअल अच्छा है, मगर आईवी उससे भी जल्दी और स्ट्रांगली एक्ट करेगा। और एक्सक्यूज़ मी, इंजेक्टेबल स्टार्ट करते हैं इनॉक्सापारिन। ये हेपरिन की लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। सबक्यूटेनियसली स्टार्ट करते हैं आप। जो प्लाक को नहीं बनने दे रहा था, तो ये प्लाक के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रांगली उसको प्लाक को रिमूव करेगा। रिमूव तो नहीं कहना चाहिए, मगर उसको प्रोग्रेस नहीं करने देगा। जो मैंने पेन किलर्स बोले हैं, अगर आपको शक है कि मरीज़ को यही है, तो फिर हम इसे ओपियाइड्स दे सकते हैं, यानी कि मॉर्फिन दे सकते हैं। या ये समझ लीजिए कि एसीएस यानी कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में भी हमने हेपरिन ही देनी है। एडमिट करेंगे ऐसे मरीज को। एडमिशन के दौरान हम इसकी एको कराएंगे। ये पता चलेगा कि कौन सी वॉल कितनी काम कर रही है, कितनी काम नहीं कर रही। कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करेंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल को उसे कहेंगे कि स्टॉप करें। बाद में एक्सरसाइज का बोलेंगे, डाइट हेल्दी रखने का बोलेंगे, एस्पिरिन देंगे उसको डेली, प्लस माइनस क्लोपिडोग्रल भी दे देंगे। स्टाटिन देंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे। डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की डिमांड, अच्छे हैं। नाइट्रेट्स दे देंगे, रेगुलर भी दे सकते हैं, और जब चाहिए होगा जुबान के नीचे उसको रख लें, भी दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रेयरली दिए जाते हैं। रेनोलाजीन पेन के लिए अच्छा है, नाइकोरेंडल पेन के लिए अच्छा है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज की एंजियोग्राफी कराई जाती है। एंजियोग्राफी क्या है? फेमरल आर्टरी से या अल्नर आर्टरी से हम एक वायर लगा के लेके जाते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ लेके जाते हुए अयोटा की ब्रांच है ना फेमरल भी, तो जब व्हेन यू टेक इट इनसाइड, तो वो कॉरोनरी वेसल्स को देख के ये बता देती है कि ब्लॉकेज कितनी है। स्टेंट डाल सकते हैं टू रिलीव द ब्लॉकेज। अगर मरीज को मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए, तो 120 मिनट्स आइडियल हैं। हम मरीज को अर्जेंट पीसीआई के लिए बुलाते हैं। पीसीआई का दूसरा नाम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है, जो मैं बता चुका हूँ। क्योंकि इन मरीजों में, एमआई के मरीजों में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी का। अगर नहीं कर सकते, देर हो गई है, तो फिर हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता रहा है एक अरसे दराज से। अब एल्टीप्लेज दे सकते हैं, टेनेक्टोप्लेज दे सकते हैं, रेटिप्लेज दे सकते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वो एलर्जिक रिएक्शंस कराता था, इनमें इतने एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हैं।
एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स में ब्लीडिंग के चांसेस हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्लॉट को रिमूव कर रहे हैं। वो जो क्लॉट है वो रिमूव हो रहा है कॉर्नरी आर्टरीज वेसल्स के अंदर से। तो अगर कहीं और से भी आपने क्लॉट रिमूव कर दिया तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इवन स्ट्रोक हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन हो सकता है। डिस्चार्ज पे द पेशेंट नीड्स टू गो ऑन क्लोपिडोग्रिल स्टैटिन 1 साल के लिए, इसके बाद एस्पिरिन। स्टैटिन मैंने कह दिया, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स अगर जरूरत है तो दे सकते हैं। एसी इनहिबिटर्स कार्डियक रीमॉडलिंग को इम्प्रूव करते हैं। कार्डियक रीमॉडलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अब जो दीवार थी, नॉर्मली सारी वॉल्स ने अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ब्लड को आगे पुश करें। तो हमारी लैटरल वॉल ने काम करना छोड़ दिया था। काम करना छोड़ देने तक बात ठीक थी। अब जब बाकी सारी दीवारें अंदर पुश कर रही हैं तो ये दीवार बाहर पुश करना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं रीमॉडलिंग। तो एसी इनहिबिटर्स लॉन्ग टर्म में इस फिनोमेना को बचाते हैं, जिससे मरीज हार्ट फेलियर में नहीं जाता या एटलीस्ट डिले हो जाता है। वो पेशेंट्स में जिनमें डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो रहा होता कि वेदर दिस इज एंजाइना और नॉट, हम मरीज को ईसीजी कराते हैं एक्सरसाइज करा के। इसे कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। मरीज वॉक करता है ट्रेडमिल पे और हम उसकी ईसीजी करते हैं कि एक्सरसाइज पे ईसीजी में चेंजेस आती हैं कि नहीं आती। अब एको भी की जा सकती है एक्सरसाइज पे। अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एको विदाउट ट्रेडमिल भी किया जाना शुरू हो गया है कि हम सिर्फ डब्यूटामीन लगा देते हैं इंजेक्शन मरीज को, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस डालता है ऑन दी हार्ट। मरीज को वॉक करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें उससे बेहतर पता चल जाता है। या हम थेलियम स्कैन कर सकते हैं हार्ट का। थेलियम स्कैन हार्ट का ये बताता है कि कौन से एरियाज में परफ्यूजन हुई है, कौन से में नहीं हुई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं कॉर्नरी वेसल्स का। यानी कि एंजियोग्राफी के बजाय सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं उसको। ये सीटी स्कैन है जो कॉर्नरी वेसल्स का हो जाता है उन पेशेंट्स में जिनमें हम नहीं कर सकते प्रॉपर वाली एंजियोग्राफी। ये इन चीज़ों से हमें आइडिया हो जाएगा और फिर हम उस हिसाब से कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अब ये कॉर्नरी आर्टरी है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर थ्रोम्बस पड़ा हुआ है। स्टेंट कामयाब नहीं हो रहा तो हम एक कोलैटरल बनाते हैं, यहाँ से इसको लेके जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इंटरनल मेमोरी आर्टरी या सेफिनस सेफिनस वेन को काट के, ये सेफिनस वेन यहाँ लगा दी जाती है, या इंटरनल मेमोरी आर्टरी को काट के इसको
एक बाईपास बना दिया जाता है कि यहाँ नहीं जा सकते, तो ब्लड यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से आगे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बाईपास ग्राफ्टिंग। एनी क्वेश्चन सो फार? सर अगर पेशेंट का क्लॉट रिमूव कर देंगे तो फिर दोबारा चांसेस तो नहीं होते, क्योंकि मेडिसिन भी हम यूज करवा रहे हैं बट पेशेंट को, तो दैट्स अ फिर वेरी गुड दोबारा क्वेश्चन। चांसेस तो नहीं होते कि दोबारा से। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो, जो रिस्क फैक्टर उस मरीज को है, ठीक है, वो रिस्क फैक्टर्स तो खत्म नहीं हो सकते। वो रिस्क फैक्टर्स क्या है? डायबिटीज, एज, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब चलना फिरना नहीं है। डायबिटीज का कंट्रोल हम अच्छा कर सकते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल हम कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हम कम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को, डाइट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मगर कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एज, फैमिली हिस्ट्री, कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। तो चांसेस रहेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं विद एंड विदाउट ट्रीटमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, फिर चांसेस हैं कि दोबारा ना हो। लास्ट में ये बताएं कि क्या मरीज को एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एमआई के बाद। एक्सरसाइज की वजह से कोलैटरल्स डेवलप होती हैं। ये आर्टरी है, ब्लॉक्ड है, तो जब बंदा एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है, तो खुद से ही छोटी छोटी कोलैटरल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जो उसको बाईपास करने में खुद ही हेल्प करती रहती है। तो एक्सरसाइज इज गुड। हार्ट फेलियर होने के बावजूद भी एक्सरसाइज का हम मशवरा मरीज को देते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज मैंने आज आपको पढ़ाया है। इट्स बिग टॉपिक, गो थ्रू इट प्रॉपरली, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टाइम पे पूछ सकें। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन को क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली पहुँच सकें।